ट्वेल्थ भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज वाराणसी, भूगोल के पाठ्यक्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ। इस वर्चुअल कक्षा में मैं आज आपको कुछ पढ़ाने के बजाय भूगोल विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है, इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है, प्रश्न पत्र में अंकों का विभाजन किस प्रकार होता है, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको भूगोल किस ढंग से पढ़ना और लिखना चाहिए कि आपको अच्छे से अच्छा अंक इस विषय में प्राप्त हो सके। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करें। भूगोल का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो पुस्तक आपकी है वो दो भागों में है। भाग क और ख सैद्धांतिक विषय के लिए आप जानते हैं भूगोल में 70 नंबर का थियरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है। तो इस प्रकार भाग क में आप देखेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भाग ख में लोग और अर्थव्यवस्था, जबकि भाग ग में प्रायोगिक कार्य से संबंधित पाठ्यक्रम में आपके सम्मिलित है। 3 पुस्तकें भी हैं। प्रश्न पत्र एक ही है, आप जानते हैं 70 नंबर का एक प्रश्न पत्र है जिसमें भाग क और भाग ख दोनों शामिल हैं। भाग क यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें कुल 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्याय को एक बार आप देख लें। ये 10 अध्याय हैं, आप देखें इसको। हालांकि अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको इस पुस्तक की PDF फाइल बना करके व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा, आप ध्यान से देखेंगे और आपकी पुस्तक में भी है पाठ्यक्रम। मेन बात है कि पाठ्यक्रम को समझाना, जो अभी मैं आपको बताता हूं। आप मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आपने देखा कुल 10 अध्याय थे, और इसी प्रकार जो भाग ख है जिसका नाम है लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें आप देख रहे हैं कुल 12 अध्याय हैं। आप इसको भी देख लें, इसमें कुल 12 अध्याय हैं। ठीक है। भाग क और भाग ख में जो मैं आपको पुस्तक का ये पाठ्यक्रम दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं कुछ चीजें इसमें कटी हुई, कुछ पाठ कटे हुए हैं। वो इसलिए काटे गए हैं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी, तो 30% हर विषय में पाठ्यक्रम में कटौती कर दी थी। उसी के अंतर्गत आपके भाग क से 2 पाठ और भाग ख से 4 पाठ निकाल दिए गए थे। इस वर्ष यानी 2021-22 के सत्र में कौन से पाठ हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे, इसके बारे में अभी तक सरकार से कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोग पढ़ाई जारी करेंगे। बीच में अगर कोई आदेश आएगा तो उसके अनुसार उस पाठ को हटा दिया जाएगा। बच्चों, मैंने आपको बताया मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो 10 लेसन है, इसकी बारी बारी से बात करेंगे। पहला है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। आपने कक्षा 11 में भौतिक भूगोल पढ़ा था, ठीक है। और अब जैसा कि आप जानते हैं भूगोल के 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल आप 11 में पढ़ चुके हैं। अब 12वीं क्लास में आप जो है वो मानव भूगोल पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का जो प्रकृति और विषय क्षेत्र है वो आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। जो विश्व की जनसंख्या है उसके वितरण, घनत्व और वृद्धि की चर्चा दूसरे अध्याय में की गई है। तीसरे में आप जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जनसंख्या का आयु वर्ग के आधार पर निर्धारण, जनसंख्या के लिंग के आधार पर निर्धारण, ये सबको हम संगठन कहते हैं। आगे पाठ पढ़ाते समय इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है मानव विकास, चौथा अध्याय। 5वां है प्राथमिक क्रियाएं, 6ठा है द्वितीयक क्रियाएं, और 7वां है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। ये तीनों लेसन जो है
वो मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। 8वां लेसन है परिवहन एवं संचार। विश्व की परिवहन और संचार व्यवस्था के विषय में आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। 9वां अध्याय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में है, जबकि 10वां अध्याय मानव बस्ती। तो कुल ये 10 अध्याय का अध्ययन आपको प्रथम भाग में करना है। दूसरा जो भाग है, भाग ख, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कुल 12 अध्याय हैं। तो उन 12 अध्याय की बात अगर करें तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहां बता दूं कि 4 अध्याय जनसंख्या वितरण और घनत्व, प्रवास, मानव बस्तियां और मानव विकास, ये चीजें आपको प्रथम भाग यानी भाग क में भी मिलेगी और भाग ख में भी मिलेगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यहां मैं बता दूं आपको, जो भाग क है उसमें मानव भूगोल पहले लेसन के बाद जो भी भूगोल है वो विश्व के संदर्भ में है, जबकि भाग ख लोग और अर्थव्यवस्था के नाम से जो पाठ्यक्रम है उसमें सारे अध्याय भारत के संदर्भ में है। यानी अगर विश्व की जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं तो विश्व की जनसंख्या पढ़ेंगे और भारत की जनसंख्या में हम भारत और उसके विभिन्न राज्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार आपके और जो अध्याय मिल रहे हैं उसमें हम प्रथम भाग में विश्व का और दूसरे भाग में यानी भाग ख में भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये आपके भाग ख यानी लोग और अर्थव्यवस्था का पहला लेसन है। दूसरा है जनसंख्या का प्रवास, कारण और परिणाम। तीसरा मानव विकास। चौथा मानव बस्तियां। 5वां है भू संसाधन और कृषि भारत का। जल संसाधन 6ठा लेसन है। 7वां है खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। 8वां है निर्माण उद्योग। 9वां है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। 10वां लेसन भारत की परिवहन और संचार व्यवस्था से संबंधित है। 11वां लेसन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में है, जबकि 12वां लेसन भौतिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। जब हम इन पाठों को पढ़ाना चालू करेंगे तब आपको विस्तार से इन सारे पाठों में जो कुछ चीजें अंतर्निहित हैं उसके विषय में पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, अगर हम एनसीईआरटी की पुस्तक लेने जाएंगे तो इन तीनों हिस्सों के लिए यानी भाग क के लिए मानव भूगोल की पुस्तक अलग होगी, लोग और अर्थव्यवस्था जिसमें आपको भारत का अध्ययन करना है इसकी पुस्तक दूसरी होगी, और तीसरी पुस्तक प्रायोगिक कार्य के लिए आपको मिलेगी। लेकिन बाजार में बहुत सी साइड बुक्स भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं उनमें से, जिसमें कि तीनों चीजों को या फिर 2 खंडों को एक साथ समाहित करके एक ही पुस्तक बनाई गई है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार पुस्तक ले सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक आपको रखनी ही पड़ेगी क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, उससे अध्ययन करना। ठीक है, आप अपने सहयोग के लिए कोई भी साइड बुक भी रख सकते हैं। बहरहाल पुस्तकों के बाद अब हम बात करते हैं अंक विभाजन की। 70 नंबर लिखित परीक्षा, 30 नंबर प्रयोगात्मक। 70 नंबर की जो लिखित परीक्षा होती है, जैसा कि आपने कक्षा 11 में भी देखा, वही पाठ्यक्रम उसी माफ कीजिएगा पाठ्यक्रम नहीं बल्कि अंक विभाजन उसी प्रकार से होगा। कुल 28 प्रश्न होंगे, 8 बहुविकल्पी, 8 अति लघु उत्तरी और 8 लघु उत्तरी प्रश्न। 24 तो ये हो गए। 25वां और 26वां प्रश्न विस्तृत उत्तरी होगा जिसका लॉन्ग टाइप आंसर आपको लिखना होता है, और 2 प्रश्न 27वां और 28वां मानचित्र से संबंधित होता है। प्रश्न पत्र में दिया होता है कि किस प्रश्न का उत्तर आपको कितना लंबा कितने शब्दों में लिखना है। आपको उत्तर लिखते समय इसका ध्यान जरूर देना चाहिए।
जो 27वां और 28वां प्रश्न होता है वो मानचित्र से संबंधित होता है। 27वां प्रश्न भारत का मानचित्र और 28वां प्रश्न विश्व का मानचित्र। यह मानचित्र आपको कॉपी में बनाना नहीं पड़ता, बल्कि यह मानचित्र आपको प्रोवाइड किया जाता है बोर्ड की तरफ से। उस मानचित्र पर सिर्फ आपको भरना होता है। ठीक है, बहुविकल्पी आप समझ रहे हैं। एक प्रश्न दिया जाता है, उसके 4 उत्तर पूछे जाते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अब उसके 4 उत्तर दे दिए गए। जो उत्तर सही है आपको उस उत्तर को सिलेक्ट करना है और अपनी कॉपी में लिख देना है। दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना होता है। तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 4 नंबर का होता है। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय तो 1-1 नंबर के होते हैं, लेकिन लघु उत्तरीय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि 24 अंक आपको इसी पर मिलते हैं। इसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिए प्रश्न पत्र में निर्देश होता है, तो आपको उसी के अनुसार इसका उत्तर लिखना चाहिए ताकि आपको अधिकतम अंक मिल सके। इसी प्रकार जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 प्रश्न होता है और वो 100 शब्दों से अधिक में लिखने का निर्देश प्रश्न पत्र में दिया होता है। उसी के अनुरूप आपको उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है 30 नंबर के प्रैक्टिकल पर। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो विद्यालय स्तर पर प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। उसमें बाह्य परीक्षक यानी बाहर से एक परीक्षक आते हैं और आपके जो विषय अध्यापक होते हैं वो आंतरिक परीक्षक के रूप में आपका मूल्यांकन करते हैं। दोनों लोग मिलकर के साल भर में आपके किए गए कार्यों का मूल्यांकन तो आपके आंतरिक परीक्षक करते ही हैं, बाह्य परीक्षक भी आपसे वाइवा लेकर आपकी जो आपने रिकॉर्ड बुक बनाई है उसको देख करके और तब आपको वो अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पाठ्यक्रम से आप अंक विभाजन से आप परिचित हो गए होंगे। अब महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस भूगोल विषय को जब आपने चुना है तो इस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, यह भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। मैं जब प्रैक्टिकल लेने के लिए जाता हूं तो बच्चों से एक सवाल अक्सर पूछता हूं कि आपने भूगोल में आपने इंटरमीडिएट में जो ये 5 विषय चुने हैं, इसमें भूगोल विषय लेने की क्या वजह है? आपने भूगोल विषय को एक विषय के रूप में क्यों चुना? तो आपके अलग अलग उत्तर हमको सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है सर भूगोल पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बताता है कि बड़ा ज्ञानवर्धक विषय है, इसको पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये बात तो सच है। कोई ये भी कहता है कि सर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाला विषय है, हम आर्ट साइड पढ़ रहे हैं, अगर एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का विषय पढ़ने को मिल रहा है तो इसे हमें लेना चाहिए। ये भी अच्छी बात है। कुछ कहते हैं कि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी इसमें नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं। ये कहां तक सच है? कुछ मजेदार बातें भी सुनने को मिलती हैं। आप में से कुछ आपके मित्रगण कहते हैं कि वो तो मित्र ने कहा, दोस्त ने कहा, ले लिया। कुछ कहते हैं वो पापा ने कहा, भैया ने कहा, इसलिए हमने भूगोल भी ले लिया। अगर पापा भैया ने इस विषय का अध्ययन किया है अपने समय में तो जरूर उस विषय की विशेषताओं से वाकिफ होंगे, इसलिए उन्होंने आपको सजेस्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। अब आपने लिया है तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करना आपको जरूरी है और ये बात बिल्कुल सच है कि ये विषय स्कोरिंग है। एक और जवाब मिलता है आपसे, सर 30 नंबर का प्रैक्टिकल, आर्ट साइड के गिने चुने 2-4 विषय में ही प्रैक्टिकल, उनमें से एक आपका भूगोल। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि 30 नंबर तो बस ऐसे ही मिल जाएंगे। तो बच्चों ऐसे नहीं मिलेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके आंतरिक परीक्षक के अलावा बाह्य परीक्षक भी आके आपका मूल्यांकन करते हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आंकड़ों से संबंधित एक अच्छा विस्तृत पाठ्यक्रम है जिसके विषय में मैं अभी बहुत चर्चा नहीं करूंगा।
लेकिन आपके लिए 30 नंबर महत्वपूर्ण है। और ये बात सच है कि बहुत सारे विद्यार्थी 30 में से 30 अंक प्रैक्टिकल में प्राप्त करते हैं हर साल, लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है साल भर। आपको भी ये अंक मिल सकते हैं। मेरे विद्यालय के विद्यार्थी जानते हैं कि अच्छे अंक भूगोल में प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को उत्साहित करता हूं। आपको मैं एक बात बताऊं, आज से 35 साल पहले जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था तो इंटर भूगोल में मुझे 88 नंबर 88 नंबर मुझे मिले थे, और मैं चाह रहा था कि यह 88 का रिकॉर्ड कोई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा तोड़ दे। कई सालों से मैं प्रयास कर रहा था, अपनी तरफ से पूरी लगन से पढ़ा भी रहा था, अच्छे बच्चे भी मिल रहे थे, लेकिन अप टू 80 जाते थे मगर वो रिकॉर्ड नहीं टूट पा रहा था। मैंने एक 2-3 साल पहले इनाम की घोषणा की कि अगर कोई बच्चा मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देगा, 88 नंबर से अधिक पा जाएगा, तो मैं उसको 10,000 रुपये का पुरस्कार दूंगा। और मेरे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी जरूर इस बात को जानते होंगे कि अभी 2 साल पहले एक विद्यार्थी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मुझे बेहद खुशी हुई। 88 के बजाय उसने 89 नहीं बल्कि 90 नंबर प्राप्त किए भूगोल में, और उसने साबित किया कि 90 से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं भूगोल में। यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी बताता है कि हर साल 95 नंबर 96 नंबर पाने वाले विद्यार्थी भी भूगोल में मिलते हैं। तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? बस जरूरत इस बात की है कि सही ढंग से आत्मविश्वास के साथ भूगोल को पढ़ा जाए। जब आप एक सही रास्ते में चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको मनचाही मंजिल जरूर मिलती है। ये बात इस विषय के पढ़ने पर भी पूरी तरह लागू होती है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि किस तरीके से आप भूगोल को पढ़ें ताकि ये आपके जेहन में ज़्यादा सुरक्षित रहे और आप अच्छे ढंग से इसमें अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए पहली बात है कि भूगोल को समझ कर पढ़ना, रट कर नहीं। वैसे ये बात ज़्यादातर विषय में कही जाती है कि हमको रट कर नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना चाहिए। चूंकि भूगोल एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाला विषय है, इसलिए इस पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लागू होती है। साथ ही साथ मानचित्रों का इसमें विशेष महत्व है। अगर आप मानचित्र की सहायता से भूगोल को पढ़ते हैं तो इसे याद रखना ज्यादा सरल हो जाता है। इसलिए इस नीति के साथ आप भूगोल को पढ़ें। याद करके लिखने का अभ्यास जरूर अपने दैनिक जो आप गृह कार्य करते हैं उसमें सम्मिलित होना चाहिए। हमेशा दोहराते रहिए, अभ्यास करते रहिए और चीजों को जेहन में रखने की कोशिश करते रहिए। साथ ही साथ पुस्तकों से हटकर कुछ आंकड़ों को भी आपको इकट्ठा करना चाहिए। ये चीज आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है। इसका प्रयोग आप थियरी में भी कर सकते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप अखबार पढ़ रहे हैं, किसी दिन लेख कोई मिल गया आपको, भारत में कोयला उत्पादन। अब उसके साथ एक आंकड़ा दिया हुआ है कि सन 2017 में भारत में इतना मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ, 18 में इतना हुआ, 19 में इतना हुआ, 20 में इतना हुआ। अब 4 साल के आंकड़े, अगर ये प्रश्न विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आ गया और आपने इन आंकड़ों को, पहले तो आप इन आंकड़ों को लाएंगे, अपना जो एक आप उत्तर तैयार करते हैं, जो आप एक उत्तर पुस्तिका बनाते हैं, उसमें इस प्रश्न का उत्तर लिखें और इस आंकड़े को लास्ट में डाल दें उत्पादन वाले। साथ ही साथ उत्पादन के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो आंकड़ा आपने दिया वो जहां से लिया आपने, अगर वो स्रोत लिख दें तो और सोने पे सुहागा होगा। साथ ही साथ भारत का मानचित्र बनाने का अभ्यास जरूर करें।
खास तौर से विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में जब एक आप मानचित्र बना करके और जहां जहां कोल प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप दिखा देंगे और साथ ही ये आंकड़ा देंगे, तो एग्जामिनर किसी कीमत पर आपका एक भी अंक नहीं काट सकता, आपको पूरे अंक जरूर मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो बच्चे अच्छे अंक पाते हैं वो यही सब करते हैं, आपको भी करना चाहिए। उत्तर सटीक लिखना, टू द पॉइंट लिखना, ये सब बातों का ध्यान बहुत जरूरी है भूगोल के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से। ठीक है, तो ये है आपको पढ़ने का तरीका, मैंने थोड़ा सा बता दिया। उम्मीद करता हूं कि शायद आप अगर इसको समझ सकें और इस आधार पर अपने अध्ययन को आगे जारी रखें तो कुछ बेहतर परिणाम जरूर हो सकते हैं। अब आते हैं परीक्षा में लिखने का तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में लिखे कैसे, मैंने अक्सर, मैं तो काफी भी जांचता हूं और मैं देखता भी हूं कि किस तरीके से उत्तर अलग अलग तरीके से आप लोग लिखते हैं। जैसे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, समय का देखिए बड़ा महत्व होता है। 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र है जिसमें 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और 3 घंटे में आपको पूरे 28 प्रश्न हल करने होते हैं। आपको स्टेप वाइज लिखना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी पहले जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लें, फिर अति लघु उत्तरी कर लें, लघु उत्तरी कर लें और अंत में विस्तृत उत्तरी प्रश्न करें। ये सब करने के बाद तब बीच में या कभी भी आप मानचित्र भी भर के कर सकते हैं। अब आप अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या करते हैं, कई तरीके से बच्चे उत्तर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मान लीजिए पहला प्रश्न यही था आपके पेपर में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अ एशिया, ब दक्षिण अमेरिका, स यूरोप, द ऑस्ट्रेलिया। अब आपका ऑप्शन अ सही है। अब देखिए किस तरह आप उत्तर लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उतारते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, फिर चारों ऑप्शन उतारते हैं। सही वाले पर या तो टिक करते हैं या पूरा प्रश्न उतार के तब नीचे लिखते हैं अ एशिया। समय खर्च हुआ, यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न जितने आए हैं उनको 8 प्रश्न आए हैं, आप 1 से 8 नंबर डाल लीजिए। पहले का ऑप्शन अ सही है, अ लिख के लिख दीजिए एशिया। फिर दूसरे का अगर स सही है, स लिख करके उसका उत्तर लिखिए। तीसरे में ब सही है तो आप ब लिख के उसका यानी विकल्प लिखिए और उत्तर लिखिए। एक प्रश्न लिखने पर जितना आपने समय खर्च किया उतने में आप 8 प्रश्न का उत्तर दे देंगे, आपका समय बचेगा। क्योंकि आप देखेंगे अंत में हमारे पास समय कम पड़ने लगता है, तब आप हफनाने लगते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट और मिल जाता तो हम अपने इस विस्तृत उत्तरी प्रश्न को और बढ़िया ढंग से और लंबा लिख सकते थे। तो इसलिए समय बचाना भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरा है टू द पॉइंट लिखना, यानी जितनी चीजें पूछी गई उतनी ही लिखी जाए, फालतू बातें उसमें न लिखी जाए। ठीक है, टू द पॉइंट का मतलब यही होता है सही ढंग से सही। और कुछ भौगोलिक जो भूगोलवेत्ता हमारे हैं, जहां जरूरत हो उनके नाम को लिखा जाए, उन्हें हाईलाइटेड किया जाए, ताकि एग्जामिनर की नजर उस पर तुरंत पड़े कि हाँ आपने उस वैज्ञानिक के विचारों को पढ़ा है इस संदर्भ में। इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। फालतू बातें बहुत सारी लिखते हैं आप लोग। ऐसे कुछ मजेदार वाकये मुझको काफी जांचते समय देखने को मिले। जैसे एक प्रश्न आया कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। अब आपने कुछ पढ़ा लिखा था नहीं, ऑपरेशन फ्लड क्या है, उत्तर क्या लिखा, ऑपरेशन कर दिया जाता है, नस काट दिया जाता है। ये क्या मतलब है, क्या ये उत्तर है? ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। हम काफी जांचेंगे तो अगर दूध शब्द हमको दिखाई दे गया तो हम तुरंत जान जाएंगे कि उत्तर आपने पढ़ कर लिखा है, आपको मालूम था। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, दूध शब्द दिख गया, हम सही किए, आपको नंबर दिए और आगे बढ़ गए।
इसी प्रकार मेरा एक और अनुभव है कि एक बार एक क्वेश्चन आया, गंगा के मैदान का वर्णन कीजिए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, गंगा के मैदान का वर्णन कीजिए। लड़के की कॉपी में उत्तर क्या लिखा था सुनिए और मजा लीजिए और हंसिए भी। लड़के ने उत्तर में लिखा कि हाँ जी, गंगा का मैदान मेरे घर के बहुत नजदीक है, हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां जाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और वहां नदी, गंगा नदी के किनारे एक जो पेड़ भी है, हम लोग गंगा नदी में नहाते भी हैं और कभी कभी उस पेड़ पर चढ़ के गंगा नदी में कूदते भी हैं, बड़ा मजा आता है। ये उत्तर। अब आप सोचिए कि क्या इस तरह के उत्तर लिखने से आपको नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। फालतू बातें लिखने के बजाय आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, सटीक बातें लिखिए। फालतू बातें लिखने से आपके कॉपी जांचने वाले परीक्षक पर इसका गलत असर पड़ता है, इससे बचें, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा अति लघु प्रश्न को बहुत बड़ा लिखना यानी लघु की तरह लिखना, या लघु उत्तरी प्रश्न को विस्तृत उत्तरी की तरह 3-3 पेज लिखना, ये सब गलतियां भी आप करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न जिस प्रकृति का है उसके अनुसार ही उसका उत्तर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, आपके अंक विभाजन से जुड़ी हुई, साथ ही साथ सही ढंग से भूगोल को पढ़ने और लिखने के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। मैं आशा करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी और इसका आप लाभ उठाएंगे भविष्य में। एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको दे दूं कि जब मैं भूगोल के अगले टर्म से भूगोल पढ़ाना शुरू करूंगा ऑनलाइन, तो सबसे पहले मैं आपकी जो भाग ख वाली पुस्तक है, यानी भारत के संदर्भ में लोग और अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, लोग और अर्थव्यवस्था भाग ख, पहले भाग क नहीं पढ़ाऊंगा, भाग ख से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पहले भारत को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान और बेहतर है, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि भाग ख वाली पुस्तक की व्यवस्था आप कर लें, खरीद लें, या कहीं से आपको मिल जाए तो उसे ले लें, ताकि हम जब अगले सप्ताह जब आपका भूगोल का टर्न होगा, उस दिन मैं आपके इसी पुस्तक का पहला अध्याय लेकर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, ठीक है।